कहां तक देखे थे? टेंशन देखे थे ना, टेंशन स्ट्रिंग में देखे थे जब स्ट्रिंग क्या हो, मासलेस हो। हॉरिजॉन्टल केस में देखा था टेंशन निकालना जब स्ट्रिंग क्या हो, मासलेस हो। अभी देखेंगे स्ट्रिंग हो, रस्सी हो या चेन हो और उसका मास हो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखो, ए ब्लॉक इज अटैच्ड विथ ए चेन, ऐसा करो, ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M ऑफ मास कैपिटल M is attached with a chain of mass capital M। चेन का भी मास कितना दे रखा है? चेन का भी मास है कैपिटल M। चेन सुख चेन नहीं, चेन, ठीक है ना। चेन ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है। ए फोर्स कैपिटल F is applied, कैपिटल F is, हाँ दोनों का मास कैपिटल है। ए फोर्स कैपिटल F is applied, a force capital F is applied at the free end, capital F is applied at the free end of the chain, at the free end of the chain, then find tension at a distance, या सको then find tension at a quarter बोर्ड पे लिखा quarter distant from the free end, quarter distant from the free end, quarter distant from the free end, quarter distant from the free, quarter का मतलब 1/4 from the free end, ठीक है ना। हाफ, आधा, क्वार्टर, 1/4। अब देखो क्वेश्चन क्या इस टाइप का हम किए नहीं है तो मैं ही बता दे रहा हूँ, जरा समझना। हमने क्या बोला था, स्ट्रिंग जो है अगर मासलेस हो तो हर जगह टेंशन क्या होता है, सेम होता है। यहाँ स्ट्रिंग के जगह चेन लगा है और उसका मास है, अगर मास है तो हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक। पहला, अब दो एंड होता है, एक एंड जो ब्लॉक से अटैच्ड है, ये वाला एंड चेन का, देखो एक एंड ब्लॉक से अटैच है, ये वाला एंड, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड। ये फिक्स है ना, किसी से लगा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड। और दूसरा एंड जो ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री एंड। ये है फ्री एंड, ये है फिक्स्ड एंड। क्वेश्चन क्या बोला गया कि क्वार्टर डिस्टेंस में बताना है, किससे, फ्री एंड से। मान लो चेन की टोटल लेंथ जो है, हमने कुछ एज्यूम कर लिया, चेन की लेंथ हमने L मान लिया, इस पूरे चेन की लेंथ जो है हमने मान लिया L। हमको क्वेश्चन में कहां बोला गया बताने को, क्वार्टर डिस्टेंस। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब है L का 1/4 मतलब L/4। तो हमको किस एंड से, क्वेश्चन में लिखा है फ्री एंड से, तो वहीं से देखोगे। फ्री एंड इसको बोलते हैं, फिक्स्ड एंड इसको बोलते हैं। तो फ्री एंड से क्वार्टर मतलब फ्री एंड से L/4, यहां कहीं फ्री एंड से इधर से L/4 डिस्टेंस पे, यहां पे हमको कहीं टेंशन बताना है कितना है, ठीक है। चेन मासलेस है तो हर जगह टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आया समझ में। अब देखो यहां पे टेंशन क्या है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है नॉर्मल, कि आप FBD बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इतने से पार्ट का। अब देखो ये कहां से निकल सकता है, या तो मैं इतने से पार्ट में देखूं, या फिर ये और ये इधर वाला पार्ट देखूं, ठीक है। चूंकि मासलेस नहीं है चेन तो इसलिए हर जगह टेंशन अलग अलग होगा। हमको बताना है L/4, ये जितना ब्लू से दिख रहा है उसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जरा बात को समझना। इसका जब FBD बनाओगे तो देखो यहां इतने से पार्ट का बनाया, F फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा था। ये लेंथ क्या है, L/4। सीधा टेंशन की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम दी बॉडी, जिसको भी देख रहे हो। अगर मैं इस पे बात कर रहा हूं चेन पे L/4 डिस्टेंस पे, तो अवे क्या होगा, इधर होगा।
तो टेंशन जो होगा वो इस साइड होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पहली बात। दूसरा ये देखो कि अगर मान लो चेन का टोटल मास कितना दे रखा है, चेन का टोटल मास क्या है, m है, तो अगर यूनिफॉर्म चेन है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ये लिख लेना कि चेन कैसा है, तो यूनिफॉर्म चेन है, तो यूनिफॉर्म चेन है मतलब एक जैसा चेन है। अब हमको ये एक बात बताओ कि अगर L/4 लेंथ होगा, L लेंथ का मास m है, L लेंथ का मास m है, तो L/4 का मास कितना हो जाएगा, m/4 सिंपली। लेंथ 1/4 कर देंगे, यूनिफॉर्म चेन है, मास भी क्या हो जाएगा 1/4 m/4। तो इतने से पार्ट का मास क्या है, इसका मास है m/4 जो L/4 लेंथ है। पहले बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो अब सबसे आसान क्या है, एक्सेलरेशन निकालना होता है, सबसे आसान होता है एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। तो यहां पे टोटल फोर्स क्या है देखो तो F, और टोटल मास ब्लॉक का मास प्लस चेन का मास, क्योंकि चेन भी यहां मासलेस नहीं है, तो एक्सेलरेशन निकल गया F/2m। पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा जिधर फोर्स लग रहा है। तो मैं चूंकि हमको यहां बताना है, हमने 1/4 टुकड़ा लिया L/4, तो इस पार्ट का भी एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर ही होगा, जिधर सब जा रहा है ये टुकड़ा भी इधर ही जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये राइट साइड जा रहा है, कौन बड़ा है, F बड़ा है कि T बड़ा है, F बड़ा है, तो यहां फोर्स हम क्या लिखेंगे, F - T, नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ma। तो m इतना सा पार्ट का मास क्या है, m/4 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, a। अच्छा, तो F - T, मुझे T पता करना है, इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो F - m/4 इंटू a, और a को मैं लिख सकता हूं F/2m, m/4 इंटू a, और a की जगह मैंने लिख लिया F/2m, निकाल चुके हैं। अब सॉल्व करो, m से m गया, काम तमाम। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे, जाके एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा 8, और इधर क्या हो जाएगा 8F - F मतलब बाई 8। तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी 7F/8 L/4 डिस्टेंस में। अगर मास स्ट्रिंग और मासलेस है तो हर जगह टेंशन सेम होगा। बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझो, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम एफबीडी किधर भी पार्ट का बना सकते थे। कहने का मतलब क्या है कि मुझे L/4 डिस्टेंस पे चाहिए ना, तो L/4 डिस्टेंस पे टेंशन की वैल्यू बराबर होगी। अगर मैं इतने से पार्ट को देख रहा हूं तो इसके लिए टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अवे इधर होगी। और मैं अगर इधर वाला पार्ट कंसीडर करता हूं, मतलब ये ब्लॉक और इतना चेन, तब टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। वैल्यू वही रहेगा उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे, जगह तो लोकेशन तो वही रहेगी ना, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ। अगर इस लोकेशन में बात कर रहा हूं तो टेंशन की वैल्यू एक ही होगी। मैंने इसमें इधर वाले पार्ट के एफबीडी से कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को उस साइड से करना होता, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे साइड से करना होता, तो जरा बात समझना, तो हमारे पास क्या होता, एक m मास का ब्लॉक होता और क्या होता, चेन होता। क्या कितना चेन होता ये, अगर मैं इस साइड से आना चाहूं इसी जगह पे, तो ये लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी ये लेंथ। अगर मैं इधर से आना चाहूं तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ, ये लेंथ है ना, हाँ, L - L/4 यानी 3L/4। अगर मैं इस साइड से आना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L - L/4 होगा, यानी कि एलसीएम लेंगे, सिंपली हम लिख सकते हैं 3L/4। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 3L/4। अब मुझे एक बात बताओ कि पूरे का मास कितना था m, पूरे चेन का मास था m, 3L/4 का मास कितना होगा 3m/4। अगर आधा करेंगे तो मास भी आधा हो जाएगा। लेंथ 3/4 कर दिए हैं, 3L/4, तो मास भी 3/4 हो जाएगा। तो ये मास कितना हो जाएगा 3m/4। तो इतना टुकड़ा अगर इधर से मैं ट्रीट करता हूं तो ये मास कितना हो जाएगा 3m/4। अब एक बात समझो, अगर मैंने इधर का पार्ट यहां इसी जगह को इधर से देखने की कोशिश किया, ये ब्लॉक और ये चेन, तो इस पे डायरेक्ट एफ फोर्स तो नहीं लग रहा, एफ फोर्स तो यहां पे लग रहा है। इस पे क्या लग रहा है, इस जगह पे केवल टेंशन। इस जगह पे रस्सी में जो टेंशन क्रिएट हुआ, इतने हिस्से को कंस्ट्रेंट मोशन से, इतना और इतना पार्ट को क्या टेंशन ही खींच रहा है केवल। तो यहां पे अगर मैं फोर्स दिखाना चाहूं तो केवल क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, इधर ये लगेगा ना। तो टेंशन की वजह से, अच्छा ये किधर जाएगा, पूरा सिस्टम जिधर जा रहा है, पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, राइट, ये भी राइट जाएगा। तो टेंशन फोर्स की वजह से m, और ये दोनों समझ लो दो ब्लॉक की तरह हो जाएगा m
प्लस 3m/4, ये दोनों होगा। टोटल मास क्या ये होगा, ब्लॉक भी खींच रहा है और चेन का ये 3m/4 खींच रहा है, तो टोटल मास इंटू एक्सलेशन, एक ही फोर्स से ही लग रहा है, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो टोटल मास ये दोनों खींच रहा है इंटू एक्सलेशन। अब इसको देखोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो 4, ये 4m प्लस 3m 7m होगा, समझ में आ रहा है। एलसीएम लेंगे 4m करेंगे, 4m प्लस 3m कितना हो जाएगा 7m इंटू a, और a हम निकाल चुके हैं कितना f/2m, a फाइंड कर चुके हैं f/2m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो m से m गया काम तमाम। क्या आंसर सेम आया, आंसर आना भी चाहिए था सेम, हमको वही पार्ट पे निकालना है, हम चाहे उधर एंड से निकाले या इस एंड से निकाले, लोकेशन वही है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर मास है चेन का या स्ट्रिंग का, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे टेंशन सेम होगी, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होगी। अगर मैं L/4 देख रहा हूं कुछ और होगा, L/2 पे कुछ और होगा, L/6 पे कुछ और होगा, इस तरह से किसी भी डिस्टेंस पे बोलेगा तो निकाल लोगे ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो पुली सिस्टम देख रहे हैं, पुली सिस्टम में वर्टिकल मोशन देख रहे हैं। अब इसको समझो, पहला क्वेश्चन तो मैं ही समझाऊंगा पूरा डिटेल, अगला से आप ट्राई करोगे, इसको समझो कॉन्सेप्ट। पुली सिस्टम, इसमें टेंशन निकालेंगे हम, एक्सेलेरेशन निकालेंगे। पहले मैं पूरे मेथड से चलता हूं, फिर उसके बाद देखेंगे डायरेक्ट मेथड से ही कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, तो उससे देखेंगे। पुली पहले पता है ना, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि इस तरह से पुली हुआ, एक डिस्क शेप का होता है, उसके ऊपर से क्या होता है, रस्सी गई है, वही रस्सी इस साइड से आई हुई है, इधर आई हुई है, और उससे दो ब्लॉक लटका हुआ है इस तरह से, ठीक है। एक मास है मान लो ऑब्जेक्ट का m1 और दूसरे का मास है से m2, ठीक है। एक है m1 एक है m2, इस तरह से पुली है, ये है पुली, यहाँ से फिक्स है। पुली का मतलब समझ में आता है आपको, कुएं वगैरह में भी जो देखिए हो घिरनी भी बोलते हैं, और भी जगह देखे होगे गियर वाला सिस्टम जहाँ रिप्लेस होता है, गियर के जगह चेन सिस्टम होता है, वहां भी पुली लगी, तो पुली कई जगह लगा होता है, ठीक है। तो पुली में क्या होता है कि सिंपल ये आपका है डिस्क, इसके ऊपर ऐसे रस्सी गई है, यही स्ट्रिंग इधर से होते हुए इधर आई है, ठीक है। अब फ्रिक्शन वगैरह नहीं बात कर रहे हैं, तो अभी फ्रिक्शन के बारे में सोचेंगे नहीं, अभी जनरल बात कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक का मास ज्यादा होगा, अगर बराबर होगा तब तो फिर पुली अपनी जगह पोजीशन में बनी रहेगी। किसी एक का मास ज्यादा है, किसी चाहे m2 या m1 किसी का है, वो क्वेश्चन में मास दिया होगा, देख के हमको पता दिया कौन ज्यादा। यहाँ मान लो m2 m1 के टर्म में लिखा है, किसी को ज्यादा लिखा, हमने लिखा मान लो m2 ग्रेटर देन है m1, ठीक। m2 ग्रेटर देन m1 है, तो जरा बात को समझोगे। अच्छा क्या क्या फोर्स लगेगा, सबसे पहले इसका वेट लगेगा, वर्टिकल में क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड m2g ये लगेगा, और इधर क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा m1g, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा अगर m2 भारी है, समझना m2 भारी है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, नीचे आएगा, और ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो m2 वाला पार्ट नीचे आएगा किसी एक्सेलरेशन से, हमने माना a से। अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये उतनी एक्सेलरेशन से क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ये a एक्सेलरेशन से नीचे आया, ये a से क्या होगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है। अच्छा और बताओ, और कोई फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा। टेंशन की डायरेक्शन जिसको देखते हैं उससे अवे, अगर मैं ब्लॉक देख रहा हूं तो ब्लॉक से अवे अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा ये, और इधर वाले पे देख रहे हैं तो ये क्या होगा, इधर अवे। अच्छा इसमें क्या है, स्ट्रिंग जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मासलेस ले रहे हैं। स्ट्रिंग जो है हमारा उसका मास बहुत कम है, तो नेग्लेक्ट किया, स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। अगर स्ट्रिंग मासलेस हो ना तो हर जगह टेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या लिखेंगे, सेम। क्या लिखेंगे, टी। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। तो इधर टेंशन मान लो टी लिखा, तो यही रस्सी गई है ना इधर से होके इधर, स्ट्रिंग तो चेंज नहीं हुई है, पुली के ऊपर से होते हुए यही इधर गया है, तो इधर भी टेंशन क्या होगा, टी। अगर मैं पुली के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो पुली ये है, पुली के रिस्पेक्ट में जो रस्सी है पुली से अवे क्या है ये, या इधर भी पुली है, इससे अवे क्या है, टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी बॉडी। पुली के लिए देखेंगे, पुली के लिए अवे है पुली से दूर, और इसके लिए अवे इधर है इससे दूर, क्योंकि खिंचाव तभी होगा ना, खिंचाव होगा तभी टेंशन है। और इसके लिए अवे क्या है, इधर, और इस मास के लिए अवे इधर है। पहले बोलो ये फिगर समझ में आया पूरा, क्लियर है। अब मैं दोनों का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को।
यहां पे बहुत ध्यान समझना, मैं बात कर रहा हूं किसी के लिए, मान लो से M2 के लिए बात कर रहा हूं। नेट फोर्स इक्वल टू होता है ma, F इक्वल टू ma का मतलब है नेट फोर्स इक्वल टू ma। मान लो इधर से 10 न्यूटन लगे, इधर से 4 लगे, इधर से 10, इधर से 4, इधर से 10, इधर से 4, नेट क्या होगा 6। नेट क्या होगा 6। तो ज्यादा माइनस कम जो भी है, ये पुल ब्लॉक किधर आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि भारी है, ये नीचे आएगा, मतलब कौन ज्यादा होगा, M2G ज्यादा होगा कि ये T ज्यादा होगा, M2G ज्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है तभी तो ये नीचे आ रहा है। तो अगर मैं M2 के लिए बात करूंगा तो क्या बोलेंगे, M2G नेट फोर्स ज्यादा माइनस कम माइनस T स्ट्रिंग का टेंशन। नेट फोर्स इक्वल टू क्या बोलते हैं ma, F इक्वल टू ma का मतलब है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है M2 और एक्सेलरेशन क्या है a। ठीक, a से ये नीचे आ रहा है, हमने माना a से ये नीचे आ रहा है तो उतने से ये क्या होगा ऊपर जाएगा। ये इक्वेशन समझ में आया। अच्छा, इसको टेंशन को अगर लिखना है तो एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं या इसको इधर ले आओ M2a को, जो भी करना है। तो M2G माइनस क्या होगा M2a, ये होगा टेंशन। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक, इसी तरह से इक्वेशन लिख रहे हैं M1 के लिए, जरा समझना। M1 क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो कौन बड़ा होगा, T की M1G। T ऊपर ले जाने वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब T बड़ा होगा। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, T माइनस M1G इक्वल टू क्या बोलेंगे M1A। आ रही बात समझ में, इसको इधर भेजेंगे तो T इक्वल टू M1G प्लस M1A। पहले बोलो ये क्लियर है। दोनों से हमने T की वैल्यू निकाली है, और स्ट्रिंग मासलेस हो तो टेंशन हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम T को इक्वेट करा सकते हैं, समझना। हाँ, तो समझो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 से T को इक्वेट कराए तो लिख सकते हैं M2G माइनस M2A, और 2 में क्या है T, M1G प्लस M1A। पहले बोलो ये क्लियर है। हमको A निकालना है तो एक काम करते हैं, A को एक तरफ रखते हैं, G को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो दोनों का A एक तरफ ले गए, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे क्या, M1A प्लस M2A इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर भेज दिया M1G को, तो M2G माइनस M1G। पहले बोलो ये क्लियर है। इन दोनों में से A को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, M1 प्लस M2 बचेगा। अगर इसमें से A को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा M1 प्लस M2। पूरा डिटेल में मैं लिख रहा हूं तो समझना ध्यान से, ये बेसिक है, समझेंगे आगे फिर तो आराम से कर लेंगे। ये लिखेंगे तो A यहां से क्या हो जाएगा, M2G माइनस M1G बाय M1 प्लस M2। पहले बोलो ये समझ में आया। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। हमको दो चीज फाइंड करनी होती है, एक एक्सेलरेशन एक टेंशन। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया, अब टेंशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख देंगे। तो फ्रॉम जिसमें भी चाहो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2, जिसमें भी चाहो एक ही वैल्यू आएगी। क्या बालक, 1 में रखोगे, ठीक है, जिसमें रखना चाहो। तो इक्वेशन 1 में 1 या 2 किसी में भी एक ही वैल्यू रख दोगे, टेंशन आ जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, M2G A की वैल्यू रख रहे हैं यहां M2A, M2G माइनस M2A। A की जगह क्या रख देंगे, ये पूरा, A की जगह ये पूरा रख दिया। जरा देखना, M2G माइनस M1G बाय क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2 लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, M1 प्लस M2। बात समझना, एलसीएम M1 प्लस M2 आएगा। अब इसको M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा समझना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे M1 M2 से तो क्या आएगा, M1 M2G। पहले M1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई किससे होगा, M2 से, तो प्लस M2 इंटू M2 क्या होगा, M2 का स्क्वायर इंटू G होगा। ये से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला माइनस M2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें जल्सियम ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा
माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, प्लस m1 m2 इंटू जी। ये क्लियर है। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, कुछ जा रहा है, m2 स्क्वायर जी कैंसिल हो जाएगा, और इधर देखोगे तो m1 m2g और m1 m2g ऐड हो जाएगा, m1 m2g और m1 m2g क्या हो जाएगा, 2m1 m2g होगा। तो टेंशन की वैल्यू मैं यहां लिख दूं, दोनों को दिख रहा है ये इधर, तो ये हो जाएगा 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो समझ में आया टेंशन, पहले a निकाला, फिर a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दिया, तो हमको क्या पता लग गया, टेंशन। चाहते तो a इसमें भी रख देते, सेम रिजल्ट आता। इतना क्लियर है। अभी इसको नोट कर लो, फिर हम इसके लिए दूसरा एक्सप्रेशन का भी तरीका बताएंगे जिससे डायरेक्ट निकल पाएगा, लेकिन प्रोसेस के लिए जरूरी है, तो इसको नोट कर लो पूरा। निकालने का कितना आ गया, m2g माइनस m1g बाय m1 प्लस m2 जो भी आया, टेंशन आ गया 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2। ठीक है। अब देखो, अगर हमको इसमें एक्सप्रेशन ही निकालना हो तो हमने क्या किया, पहले दोनों इक्वेशन किया, दोनों इक्वेशन लिखा, उससे t लिखा, t को इक्वेट कराया, फिर जाके बात हुई। अगर मुझे डायरेक्ट निकालना तो एक बात समझो, सीधा कॉन्सेप्ट, एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F बाय, F का मतलब क्या है, F का मतलब यही है ना, सिंपली नेट फोर्स। F का मतलब नेट फोर्स बाय टोटल मास, F का मतलब है नेट फोर्स बाय टोटल मास, यही होता है। नेट का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक लग रहा है इस तरह से, नेट का मतलब क्या है, ज्यादा माइनस कम, नेट का मतलब ज्यादा माइनस कम। तो नेट फोर्स को हम बोल सकते हैं ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग मतलब जो ड्राइव कर रहा है, जो अपनी तरफ ले जा रहा है, अपनी तरफ कौन ले जाएगा, जो ज्यादा होगा। तो नेट को हम बोल सकते हैं ड्राइविंग फोर्स, जो ड्राइव कर रहा है, जो ले जा रहा है और जो डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, माइनस अपोजिंग फोर्स, जो अपोज कर रहा है, जो नहीं जाने देना चाह रहा है। ड्राइविंग फोर्स, नेट फोर्स को लिख सकते हैं ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब जरा समझना मैंने क्या बोला, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब यहां पे देखो, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइव कौन कर रहा है, कौन चाह रहा है कि इसको नीचे लेके चले जाए, m2g ना, m2g ड्राइव कर रहा है, और m1g क्या चाह रहा है, m1g चाह रहा है कि ये अपनी जगह पे रहे, अपोज कर रहा है, m2g चाह रहा है इसको नीचे लेके आ जाए सिस्टम को, और ये अगर नीचे आएगा तो m1 क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो m2g चाह रहा है इसको नीचे ले आए, और m1g इसको पकड़े हुए है, ये चाह रहा है कि ऊपर ना जाए। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, तो ड्राइविंग फोर्स कौन है, ड्राइव कौन कर रहा है, m2g, m2g चाह रहा है लेके चले जाए, सिंपल। और रोक कौन रहा है, m1g माइनस m1g, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय क्या है, टोटल मास, टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2। तो एक्सलेशन ऐसे निकल गया, और यही है ना m2g माइनस m1g बाय m1 प्लस m2। बात समझ में आई। तो एक्सलेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहिए इतना करना। तो एक्सलेशन पूछा जाए तो बहुत आसान है, सीधा आप निकाल दोगे, इतनी कहानी की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। अच्छा, इसमें टेंशन नहीं देखते क्योंकि टेंशन पूरे में इक्वल है, ये पुली की तरफ इधर बैलेंस कर देगा, बैलेंस कर देगा, टेंशन नेट कुछ नहीं रहता है, पूरे के लिए देखेंगे तो जीरो हो जाता है। तो ड्राइविंग m2g माइनस अपोजिंग m1g डिवाइड बाय टोटल मास। बात समझ में आया। तो एक्सप्रेशन निकालना हो तो सिंपली ऐसे निकालेंगे। हाँ, टेंशन के लिए क्या है, हमको कोई एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा और उसमें ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेकिन ए निकालने की जहां बात है हम सीधा निकाल लेंगे। बात समझे, इसको नोट किए, इसको नोट करो, मैं इस पर क्वेश्चन दे रहा हूं तब तक इसको नोट करो। अब देखो, आप क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग में लिख नहीं रहा बार बार, जितना मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूं फिलहाल वो सब स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। अगर मास जहां होगा मैं खुद ही बता दूंगा, तो अभी सारे स्ट्रिंग मासलेस है। अब आप लोग लिखने की कोशिश करोगे, स्ट्रिंग जब तक सेम है टेंशन सेम है, स्ट्रिंग चेंज करोगे टेंशन चेंज होगा। तो एक ब्लॉक ये है, मान लो इसका मास है m1, और इधर एक ब्लॉक है m2 और एक ब्लॉक और इधर लगा दिया m3। अब आप ये मत समझना कहीं से भी अभी कोई पोजीशन है फिर कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, यहां पे ये कभी मत समझ लेना कि दो ब्लॉक है तो ये इसका वजन ज्यादा होगा, ये नीचे आ जाएगा, या एक है तो इसका वजन कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वैल्यू से देखेंगे। कहने का मतलब, अगर मान लो ये एक है और ये 10 न्यूटन है और ये
दो है, ये मान लो 4 है और ये मान लो 5 है, तो 4 5 क्या हुआ 9, और ये क्या है 10, तो इधर वजन ज्यादा है। तो डिपेंड करता है ये अकेला इन दोनों से ज्यादा है या फिर ये दोनों मिलके इससे ज्यादा है। ठीक है, ये मान लो से 5 है, ये 10 है, 15 है और ये 10 है, तब इधर ज्यादा है। तो हमको जब तक मास नहीं बताया रहेगा कौन कितना, हम नहीं बोल सकेंगे कौन ज्यादा है, कौन डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। हाँ, या तो हमको मास दे दिया जाए इंडिविजुअली, या फिर हमको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता दे, किसी के लिए भी, कोई इधर भी हो सकता है इधर भी, क्वेश्चन में जो बताया जाएगा वही। मान लो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बता दिया इधर, केवल इसका बताया, तो ऑब्वियस है इसका एक्सेलरेशन ए नीचे है तो इसका क्या होगा ऊपर। अब काम यह है कि तुम लोग को बताना है इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा इस पूरे सिस्टम का, और दूसरा टेंशन। यहां पे 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ऐसे होके पुली से होके यहां ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, इस पे हर जगह टेंशन सेम होगा, कुछ भी मान लो T1, और एक ये वाली दूसरी स्ट्रिंग है जो M2 M3 को कनेक्ट करी है, स्ट्रिंग सेम होगा, टेंशन सेम होगा। मासलेस स्ट्रिंग में चेंज करोगे तो टेंशन अलग होगा। ये वाली स्ट्रिंग एक है, इस पे हर जगह टेंशन सेम होगा, लेकिन ये स्ट्रिंग अलग है, इस पे टेंशन होगा अलग। तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन का इक्वेशन लिखना है, इस पे लिखना है, और पूरे का एक्सेलरेशन निकला है। ट्राई करो, एक्सेलरेशन लिखना तो ज्यादा आसान है, और एक्सेलरेशन आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट, ड्राइविंग माइनस अपोजिंग बाय टोटल से। तो ट्राई करो। एक्सेलरेशन लिखे, पहले ये बताओ एक्सेलरेशन क्या लिखे। हाँ M3G और बाय, हाँ मैंने एक्सेलरेशन लिखना आ गया, टेंशन भी देख लेंगे। तो एक्सेलरेशन सब सही बताया, गुड। ये M1G लगेगा वेट इसका नीचे, इसका कितना लगेगा M2G, और इसका वेट लगेगा M3G। तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में, या तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रखा होगा या मास बता रखा होगा, देख के पता कर लेंगे किधर ज्यादा किधर कम। यहां हमको बता रखा है ये वाला नीचे आ रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है मतलब M1 हैवी है इन दोनों से, ये अगर नीचे आ रहा है तो ये दोनों किधर जाएगा ऊपर उसकी एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन लिखना सबसे आसान काम है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो ड्राइव कौन करेगा, जो ज्यादा है M1G, ये चाहेगा नीचे लेके आना M1G, माइनस अपोजिंग रोकेगा कौन, ये दोनों रोकेगा। M2G इधर नीचे की तरफ में, M3G नीचे है, ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, ये ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन इसको ऊपर जाने में कौन रोकेगा, इन दोनों का वजन रोकेगा, ये नीचे की तरफ है। तो अपोजिंग फोर्स कौन है, अपोज करेगा M2G प्लस M3G। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बोले ही हो। डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास क्या होगा M1 प्लस M2 प्लस M3। कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी क्वेश्चन नहीं आया भी है आप लोग का ये। अब देखो टेंशन पता करते हैं। टेंशन की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी, जिसको भी देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं उसके लिए अवे। अब देखो M1 के लिए अवे क्या होगा, ये इस स्ट्रिंग पे टेंशन मान लिया T1, ठीक, इस स्ट्रिंग पे टेंशन मान लिया T1। पुली के लिए देखोगे तो पुली के लिए ये है, इधर इस स्ट्रिंग सेम है, टेंशन हर जगह क्या होगा सेम ही होगा T1। अब ये स्ट्रिंग अलग हो गई, इस पे टेंशन, इस पुली के लिए अवे, इस ब्लॉक के लिए अवे ये है, और इस वाले ब्लॉक के लिए अवे ये है, तो इसको लिख लिया T2। क्योंकि स्ट्रिंग चेंज है तो टेंशन चेंज होगा, स्ट्रिंग सेम है हर जगह टेंशन सेम होगा। इस वाले पे T2 बोला, इस वाले पे T1 बोला। क्लियर है ये। तीनों के टर्म में फ्री बॉडी डायग्राम लिखना है, पुट उट नहीं करना, आपको केवल मतलब इक्वेशन लिख लेना है बस। देखो आप M1 के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे ना, तो M1 नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कौन ज्यादा है, M1G ज्यादा है कि T1 ज्यादा है। जागृत बालक, खतरनाक आंसर नहीं। तो नेट फोर्स M1G माइनस T1 है ना, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है MA, तो क्या लिखेंगे इक्वल टू M1 इंटू A। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ A की वैल्यू उठा के पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में या तो ऐसे दिया होगा ठीक है, या फिर डेटा दिया रहेगा, तो डेटा दिया होगा तो हम A सॉल्व कर लेंगे, कोई वैल्यू आ जाएगी, M1 M2 M3 सब दिया होगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं करना उठा के ये वैल्यू रखना, उतना मेहनत नहीं करना, हमको सिंपल ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ये इक्वेशन लिख पाएंगे, अगर T1 ही लिखने की जरूरत है इसके थ्रू, तो इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर आएगा, क्या लिखेंगे M1G माइनस M1A। M1 क्वेश्चन में गिवन होगा तो वैल्यू रख देंगे, A यहां से निकाल चुके होंगे। समझ में आ रही है बात। लेकिन तीनों के टर्म में FBD लिखना आना चाहिए। अगर मैं M2 के टर्म में लिख रहा हूं, अब M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो M2G नीचे वाले स्ट्रिंग से भी कनेक्ट है, नीचे वाले स्ट्रिंग का टेंशन T2 अवे नीचे, और ऊपर वाले स्ट्रिंग का अवे T1 ऊपर। M2 किधर जा रहा है, ऊपर के नीचे, M2 नीचे जा रहा है। बहुत सुंदर बालक, हाँ आधी अधूरी नींद से भागा हुआ बालक।
तो ऊपर जा रहा है तो कौन ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा ना, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो M2 T1 ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, T1 माइनस नीचे क्या लग रहा है T2, और क्या लग रहा है नीचे इसका वेट M2G। M2 के लिए, M2 के FBD का इन्हीं दोनों से लेना देना है, तो M2 पे यही लग रहा है इक्वल टू नेट फोर्स, ये निकला अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड कर लिए इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू होता है MA। हम किसको देख रहे हैं, M2 को, इक्वल टू M2 है। पहले बोलो ये समझ में आया। अब हमारे पास डेटा होगा तो सब गिवन होगा, हम निकाल लेंगे। डेटा होगा तो ए यहां से निकाल चुके होंगे, M1 M2 सब गिवन होगा, रख देंगे। बस एक चीज है कि T1 T2, तो इससे निकालने के लिए मुझे T1 या T2 में कोई एक पता होना चाहिए। अगर T1 यहां से पता करेंगे तो इसको पुट करेंगे, T2 निकल जाएगा। तो तीनों के टर्म में इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अगर मुझे M3 के टर्म में इक्वेशन लिखना है, क्या लिखेंगे? हाँ आप बताओ। नीचे जो आ रहा है, नीचे तो उसमें ऊपर जा रहा है T2, M3 ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ में उसका कनेक्शन किससे, नीचे वाले स्ट्रिंग से। उसका टेंशन अवे किधर लग रहा है, T2 ऊपर की तरफ, इसके लिए तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, T2 माइनस M3G। M3 का वजन ना, चूंकि M3 को देख रहे हैं तो M3 का FBD सोचोगे, दिक्कत है तो अलग से FBD बना लो। M3 पे क्या क्या हो रहा है, ये M3 है, एक M3 का वेट नीचे लग रहा है M3G, और इसका कनेक्शन कहां, ऊपर वाले स्ट्रिंग से, इस स्ट्रिंग से, और इसका टेंशन अवे। अवे का मतलब क्या है, इससे अवे ये T2 है, और ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो T2 और M3 में कौन ज्यादा है, T2 ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा अपवर्ड, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो T2 माइनस M3G नेट होगा, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, MA, इसका एक्सेलरेशन, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन M3 है। ये क्वेश्चन समझ में आया? या फिर T2 लिखने की इच्छा है तो T2 इक्वल टू उधर ले जाओगे M3G प्लस M3। पहले बताओ ये क्लियर है? ये हम निकाल चुके होंगे, M3 गिवन होगा, या फिर इससे अगर निकालना है तो T2 निकाल के पुट करेंगे, T1 आ जाएगा, जो पहले निकाले हो। तो ये इन तीनों के टर्म में इक्वेशन समझ में आया? एक्सप्रेशन लिखना तो सबसे आसान काम है, बाकी तीनों के टर्म में इक्वेशन आना चाहिए लिखना। तो क्लियर है, इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, एक ब्लॉक इस तरह से है, ठीक, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। एक पुली लगा हुआ है इस तरह से, और एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। अब फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियस है कि ये ब्लॉक नीचे आएगा M2, और इसका मास है M1। हमको दो चीज बताना है, एक तो एक्सेलरेशन बताना है, और दूसरा बताना है टेंशन, मतलब बताना है, या फिर M1 और M2 दोनों के टर्म में इक्वेशन लिखना है, M1 के टर्म में भी M2 के टर्म में। हाँ, क्वेश्चन एक से भी हो जाएगा किसी के, लेकिन हम चाहते हैं दोनों के टर्म में इक्वेशन लिखना आना ताकि हर केस में क्वेश्चन कर सको। कभी मान लो ऐसा दे दिया हो कि चलो इसकी डायरेक्शन ये है पर मास कोई ना दिया हो, एक ही के मास दे रखा हो, तो उसके टर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए दोनों के टर्म में इक्वेशन और इसका एक्सप्रेशन जल्दी से बता दो। कोई डायरेक्शन नहीं है, कॉमन सेंस है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, नीचे गिरेगा, M2 नीचे आएगा, एक किधर जाएगा, दाहिने जाएगा। तो एक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली होगा दाहिने, और इसका वर्टिकली होगा। अब इसको जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम ले लो। देखो इसमें क्या क्या लगेगा, ये सिंपल है, अगर फ्रिक्शन नहीं है, ये M2G वेट के कारण ये क्या होगा, नीचे आएगा। एक एक्सेलरेशन से मान लो नीचे आया, ये अगर नीचे आएगा तो ये किधर जाएगा, दाहिने जाएगा, राइट। तो हमको सबसे पहले एक्सेलरेशन बताना। तो एक्सेलरेशन सिंपली क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। मुझे बोलो ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ, M2G नीचे ला रहा है, माइनस अपोजिंग, चलो देखते हैं, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है, अच्छा, माइनस अपोजिंग। अपोजिंग क्या लिखेंगे, अच्छा कौन बताएगा अपोजिंग, क्यों? क्योंकि अपोज कोई कर ही नहीं रहा। इसका देखो ये नीचे आ रहा है, तो M1 की टेंडेंसी क्या है, राइट साइड जाना। कोई रोक रहा है राइट साइड के मोशन को, उसको, इसका काम है राइट साइड जाना ना। तो राइट साइड के मोशन को कोई रोक रहा है, नहीं रोक रहा है ना, तो अपोजिंग 0 है। राइट साइड का मोशन कब रुकता, जब, समझो, राइट साइड का मोशन तब रुकता जब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता। अगर मान लो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा देते तब अपोज करता ना, यानी इसका जाने की टेंडेंसी इधर है, राइट साइड। तो राइट साइड को रोकने वाला कोई नहीं है, तभी होता जब लेफ्ट साइड कोई फोर्स लगता। लेफ्ट साइड ना कोई फोर्स लग रहा है, ना फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अपोजिंग फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करना चाह रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में M1 को रोकने वाला कोई नहीं है। तो अपोजिंग फोर्स क्या है, 0 है। जिधर जा रहा है उसको अपोज करने वाला कोई नहीं है।
तो सिंपली क्या हो जाएगा, m2g बाय m1 प्लस m2। बोलो ये समझ में आया। अब टेंशन की इक्वेशन दोनों के टर्म में लिखेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम दी बॉडी, जिससे देख रहे हैं, और स्ट्रिंग पूरा सेम है, टेंशन सेम। इसके लिए अवे ये है, पुली के लिए अवे ये है, पुली के लिए अवे ये है, ब्लॉक के लिए अवे ये है, पूरा स्ट्रिंग सेम है, टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगर मैं इक्वेशन लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ m1 और m2 में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सर पहले भी लिख देंगे सर ये हमारा m2g बाय डिवाइडेड बाय t। सिंपल, पहले मान लो किसी के टर्म में पहले m1 के लिखते हैं, m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और तो कोई नहीं लग रहा, तो टेंशन फोर्स m1 पे लग रहा है। टेंशन फोर्स की वजह से m1 में कुछ एक्सेलेरेशन आया, कितना, जितना पूरे सिस्टम में, तो t इक्वल टू m1। ये क्वेश्चन बना सिंपल, ये यहां से निकाले हुए होंगे अगर डेटा गिवन है तो, ठीक। अच्छा m2 के लिए बात करें, m2 की टेंडेंसी किधर है, नीचे आने की, तो कौन बड़ा है, m2g की t, m2g बड़ा है ना, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, m2g माइनस t, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ma, m2g नीचे डाउनवर्ड, t ऊपर, तो नेट फोर्स m2g माइनस t इक्वल टू m2a। अगर मुझे t ही लिखना है तो क्या लिखूंगा, m2g माइनस m2a, और a हम वहां से निकाले होंगे, तो समझ में आ रहा है दोनों के टर्म में इक्वेशन लिखा जा सकता है कैसे, क्लियर है, कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन कर लो आज, उसके बाद फिर कल करेंगे। चलो एक इंक्लाइन प्लेन का कर लो। अब इनमें कौन ज्यादा है कौन नहीं पता, या तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगा या फिर हमको वैल्यू से पता करना होगा। एक ही पुली है, ये टेंशन मान लो थीटा, ये एंगल थीटा है, ये m2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ब्लॉक m1 ऐसे दिख रहा है, दूसरा इंक्लाइन पे m2, एक स्ट्रिंग गई हुई रस्सी इधर पुली होते इधर आई है, ये एंगल क्या है, थीटा है। हमको फिर वही बताना है, एक्सेलेरेशन और टेंशन की इक्वेशन दोनों के टर्म में बताना है, यानी दोनों का इक्वेशन लिखना है। और एक बता रखा होगा कि कोई भी किधर जा रहा है, या तो बता दिया ये इधर आ रहा है, ये इधर आने का मतलब इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स समझना इस डायरेक्शन के फोर्स से ज्यादा है, और अगर इधर आएगा तो फिर ये ज्यादा है। अब इसको आप लोग ही बता दो मुझे, अभी बोर्ड पे बता दो क्या क्या फोर्स लगेगा यहाँ पे, सर एक तो जो नीचे आ रहा है इस पे क्या लगेगा फोर्स, m1g किधर, नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है ना, तभी आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, या तो मास गिवन हो, एंगल गिवन हो, या फिर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन गिवन है, ठीक। m2g नीचे और इस सॉरी m1g नीचे और m2 पे क्या फोर्स लगेगा, हाँ देखो इसीलिए तुम लोग को डिटेल बताया था इंक्लाइन प्लेन वाला कि एक्सेलेरेशन क्या होता है। जब हॉरिजॉन्टल केस में बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन, एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, हॉरिजॉन्टल सिंपल। जब कोई फ्री फॉल करता है तो a इक्वल टू क्या होता है, g। और याद करो इंक्लाइन प्लेन बताया था, जब इंक्लाइन प्लेन में नीचे आता है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, g साइन थीटा। इंक्लाइन का एक्सेलेरेशन हमने इंक्लाइन प्लेन पूरा ब्रेक करके बताया था, इस तरह से बताया था कि इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, ये मास m है, इधर क्या लगता है mg साइन थीटा, इधर mg साइन थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन, और इधर mg का कंपोनेंट इधर क्या लगता था, mg कॉस थीटा। बताया था mg ऐसे था, पूरे ब्रेक करके mg ऐसे था, तो ये कंपोनेंट था। तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, नीचे आने का ना, और नीचे क्या लग रहा है mg साइन थीटा। f इक्वल टू क्या होता है, ma, m से m गया यानी a इक्वल टू क्या, g साइन थीटा, m इंटू a, m है a की जगह क्या, g साइन थीटा। तो कोई वर्टिकली डाउनवर्ड आता है तो g से आता है, इंक्लाइन पे नीचे आता है g साइन थीटा से आता है, थीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। तो इसका एक्सेलेरेशन इंक्लाइन के डायरेक्शन में क्या होगा, ये g साइन थीटा, और फोर्स बोलेंगे तो m2 इंटू a यानी g साइन थीटा। यानी इंक्लाइन पे कोई नीचे आता है तो किससे बताया है, g साइन थीटा से। तो इसका फोर्स क्या लगेगा, m2g साइन थीटा। पहले बोलो इतना बात समझ में आया। अब एक्सेलेरेशन लिखना है तो एक्सेलेरेशन सिंपली क्या लिखते हैं, वही ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। यहां ड्राइविंग कौन सा होगा, m2g साइन थीटा। चूंकि ये दिया हुआ एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इधर, तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा, तो ये क्या होगा, उतने से ऊपर जाएगा। अगर क्वेश्चन में होता एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इधर, तब फिर ये ज्यादा होता, ये कम होता, या फिर हमको सारा m1 m2 और थीटा की वैल्यू गिवन होता,
m1 m2 थीटा की वैल्यू गिवन होता तो हम m1g निकालते कितना है, फिर m2g साइन थीटा निकालते कितना है, फिर देखते m2g साइन थीटा बड़ा है कि m1g बड़ा है। अगर m2g साइन थीटा है तो फिर ये बड़ा होगा तो इधर नीचे आएगा, अगर होता कि m1g मेरा बड़ा निकलता तब इधर नीचे आता। बात समझ में आ रही है? डेटा के अकॉर्डिंग यहां बता दिया एक्सलेशन इधर है तो मतलब ये बड़ा होगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अच्छा m1g क्या हो रहा है, रोकेगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाना चाहेगा, उसको कौन रोकेगा, m1g। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास, टोटल मास क्या है m1 प्लस m2। बोलो क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं। अगर मुझे दोनों के टर्म में लिखना है m1 m2 के टर्म में इक्वेशन, तो जरा बात समझो, टेंशन की डायरेक्शन क्या है, सीधा अवे फ्रॉम द बॉडी। इसके लिए अवे ये है, इसके लिए अवे ये है, स्ट्रिंग सेम है पूरा, यही पुल्ली के ऊपर से स्ट्रिंग गई है तो टेंशन हर जगह सेम है, बस अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्या होगा T। अगर मैं m1 के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो m1 ऊपर जा रहा है कि नीचे, ऊपर जा रहा है, तो कौन बड़ा होगा, T की m1g, T बड़ा होगा। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, T माइनस m1g इक्वल टू क्या होगा m1a, नेट फोर्स इक्वल टू ma। तो T ऊपर माइनस m1g इक्वल टू m इंटू m1a। तो यहां से T इक्वल टू क्या हो जाएगा m1g प्लस m1a। बात आ रही है समझ में? इसी तरह से इक्वेशन अगर मुझे लिखना है m2 के टर्म में तो क्या लिखेंगे, जरा बताओगे, इक्वेशन बताओ m2 के टर्म में कौन बड़ा है। इसकी टेंडेंसी क्या, नीचे आने की ना, तो नीचे आने में कौन सा फोर्स बड़ा है, फोर्स देखेंगे ना, फोर्स का डायरेक्शन लिख रहे हैं ना, तो m2g साइन थीटा फोर्स बड़ा है, उल्टा क्या लग रहा है, टेंशन छोटा है। m2g साइन थीटा माइनस t, नेट फोर्स इक्वल टू ma, इक्वल टू क्या लिखेंगे m2a। और अगर t लिखना है तो इसको उधर ले जाएंगे, यानी m2g साइन थीटा माइनस m2a। पहले बताओ, बोलो क्लियर है? अगर डेटा गिवन होगा तो डेटा वैल्यू रख देंगे, करके करेंगे। तो समझ में आया? तो इतने टाइप के क्वेश्चन समझ में आया। कल फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप से इंक्लाइन में, पुली में, उसके बाद फिर डबल पुली वाले क्वेश्चन करेंगे। जब दो पुली होता है, सिंगल सिंगल पुली देख रहे हैं ना, दो पुली में क्या होता है, और भी चैप्टर में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, चलो ठीक।